Hello, good morning, friends. Welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue in chapter number 16 Management of the Natural Resources. जैसा कि आप जानते हो, प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे 3R की थ्योरी के बारे में डिस्कस की, जिस थ्योरी का यूज़ करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित बना सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं, एक्टिविटी 16.4 को देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है, हैव यू एवर विजिटेड अ टाउन और विलेज आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ द एब्सेंस। कुछ सालों के बाद जब आप कोई गांव में या शहर में जाते हो, इफ सो हैव यू नोटिस न्यू रोड्स एंड हाउसेज दैट हैव कम अप सिंस यू वेर देयर लास्ट। वेयर डू यू थिंक द मटेरियल्स फॉर मेकिंग दिस रोड्स एंड बिल्डिंग्स हैव कम फ्रॉम। तो जब आप बहुत सालों के बाद अपने गांव में या अपने शहर में जाते हो और देखते हो कि वहाँ की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई है, कुछ नए रास्ते बनाए गए हैं, बहुत सारे मकान बनाए गए हैं, क्या आपके मन में ये विचार आता है कि इसके लिए जो मटेरियल्स का यूज़ हुआ है ये कहाँ से आया होगा। ट्राई एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स एंड देयर प्रॉब्लम सोर्सेस। तो जब आप अपने शहर या गांव का विकास देखते हो तब आपके मन में ये भी विचार आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ है और इस मटेरियल का यूज़ होते हुए कौन कौन से प्रोबेबल सोर्सेज का इस्तेमाल हुआ होगा। तो आपको डिस्कस करना है, लिस्ट यू हैव प्रिपेयर विथ योर क्लासमेट एंड कैन यू थिंक ऑफ द वेज इन विच द यूज़ ऑफ दिस मटेरियल बी रिड्यूस। कुछ ऐसा विचार करके आपकी चर्चा को अपने मित्रों के साथ जोड़िए, जिसके कारण जो लिस्ट ऑफ मटेरियल्स आपने बनाया है उस लिस्ट ऑफ मटेरियल को किस तरह से कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है और किस तरह से कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हो जिसके कारण मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमारा ख्याल है इससे सही मायने में दिशा मिल सके। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा 16.1 टॉपिक है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाई हमें हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। नॉट जस्ट रोड एंड बिल्डिंग्स बट ऑल द थिंग्स we use or consume, food, cloth, book, toys, furniture, tools and vehicles are obtained from the resources on the earth. The only thing we get from the outside is energy which we receive from the sun. Even this energy is processed by the living organism and various physical and chemical process on the earth before we make use of it. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ रोड और बिल्डिंग नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करते हैं या फिर इसका कंज्यूम उपयोग करते हैं, जैसे कि खुराक हैं, कपड़े हैं, किताबें हैं, खिलौने हैं, फर्नीचर, बहुत सारे साधन, मशीन्स और व्हीकल्स। ये सारे के सारे किसी न किसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए बने हुए हैं जो कि हमें अर्थ के द्वारा मिले हैं, इस पृथ्वी से प्राप्त हुए हैं। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो आउटसाइड द रिसोर्सेज हमें मिलती हैं और वो है एनर्जी। क्योंकि हम जो एनर्जी रिसीव करते हैं ये ज़्यादातर सन से आती है, सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। बट इवन दिस एनर्जी इज़ प्रोसीड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब इसी एनर्जी का मतलब कि सौर ऊर्जा का जीव सृष्टि के द्वारा उपयोग होता है और उपयोग होता है अलग अलग तरीके की फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में, मतलब कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में जो कि अर्थ पर होती है, बिफोर वी मेक यूज़ ऑफ इट। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाओं से इसे पास थ्रू होना पड़ता है। हमारा प्रश्न था, व्हाई डू वी नीड टू यूज़ अवर रिसोर्सेज केयरफुली। क्यों हमें ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत संभाल पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका आंसर है, बिकॉज ऑफ दिस आर नॉट अनलिमिटेड एंड विद द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट द ट्रिमेंडस रेट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। देखिए, सबसे पहला कारण ये है कि ये सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है।
मतलब कि ये कुदरती पर्यावरण के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, ये मर्यादित मात्रा में है। दूसरी बात, ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है ट्रिमेंडस रेट के साथ, मतलब कि बहुत बड़े वृद्धि दर के साथ ये बढ़ती जा रही है। सो ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर, और इसके पीछे का कारण है हमारी हेल्थ केयर, मतलब कि आरोग्य विषयक जो सुविधा थी ये बढ़ी है, और इसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। द डिमांड फॉर ऑल द रिसोर्सेज इज इंक्रीज एट द एक्सपेंशियल रेट, और इसके कारण जो अलग अलग चीज़ों की डिमांडें हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी इंक्रीज होती जा रही हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर अ लॉन्ग टर्म perspectives so that this will last for the generation to come and will not merely be exploited to the hills for the short term gains. मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स की जहाँ बात होती है, मतलब कि प्राकृतिक जो संसाधन हैं उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है, मतलब कि हमें लंबे समय के लिए किस तरह इसका इस्तेमाल हो इसके बारे में सोचना पड़ता है। तभी जाकर हम लास्ट फॉर द जनरेशन, मतलब कि भावी पीढ़ी के लिए इसमें से कुछ बचा कर रख सकेंगे। विल नॉट मेडली बाय एक्सप्लॉइट टू द हिल्स फॉर द शॉर्ट टर्म्स गेन, और इसीलिए हमें अपने नज़दीकी भविष्य के फ़ायदों को सामने रखते हुए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिस मैनेजमेंट शुड ऑल्सो इंश्योर इक्विबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज दैट ऑल। दूसरी बात यह है कि ये मैनेजमेंट थ्रू हम इस आयोजन के द्वारा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस नेचुरल रिसोर्सेज का इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से वितरण हो, इस बारे में भी मैनेज कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट अ हैंडफुल ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, जिसके कारण सिर्फ कुछ एक लोग जो कि समृद्ध हैं या फिर शक्तिमान हैं, ऐसे लोगों के हाथ में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं जाने चाहिए। ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, और उस पर पूरे यूनिवर्स पर रहने वाले हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है। बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज, और तभी ये बेनिफिट हैं हम अदर पीपल्स तक, अदर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अनदर फैक्टर टू बी कंसिडर वाइल वी एक्सप्लॉइट दिस नेचुरल रिसोर्सेज इज द डैमेज वी कॉज टू एनवायरनमेंट वाइल दिस रिसोर्स आर आइदर एक्सट्रैक्टेड और यूज। दूसरी बात यह है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करते हुए हम इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, तो इसके कारण इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आइदर एक्सट्रैक्टेड हो, मतलब कि जैसे कि खनिज है, मिनरल्स हैं, इसे हम खनन करते हुए, डिगअप करते हुए अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल करने की बात हो। इन दोनों मामलों में ये बात लागू होती है। फॉर एग्जांपल, माइनिंग कॉजेज द पोल्यूशन। माइनिंग का जो काम होता है, मतलब कि ज़मीन से खनन कार्य के द्वारा खनिजों को निकालने का जो काम होता है, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द स्लैग विच इज़ डिस्क्रेडेड फॉर एवरी टन ऑफ द मेटल एक्सक्रेटेड। हम बात कर रहे हैं जहाँ से हम धातु निकालते हैं, ऐसे माइंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों टन धातु निकाल ली जाती है, और ये धातु निकालते हुए साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ द स्लेग साथ में मिलता है, और ये स्लेग है एक तरीके का वेस्ट है, कचरा है, वो भी साथ में क्रिएट होता है। एंड हेंस द सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिमांड्स दैट वी प्लान फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट टू। तो सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की ये डिमांड है कि जब ऐसे प्लान्स हम चलाते हैं धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करने का, और इसमें हम जानते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ द स्लैग एवरी डे यहाँ पर डिस्कर्ड होने वाली हैं, तो हमारा काम ये है सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हुए कि हम कुछ ऐसा प्लान करें जिसके कारण ये सारी वेस्ट है इसे हम सेफ डिस्पोज कर सकें। तो ये होगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो ये कारण था जिसके कारण हमें मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज के बारे में सोचना है। देखिए, अब आपके स्क्रीन पर कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको आज के होमवर्क में करने हैं।
जैसे कि आप जानते हैं ये कंटिन्यू हमारा थर्ड वीडियो है और ये कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग थर्ड वीडियो के माध्यम से हमने अभी तक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए व्हाई वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज यहाँ तक के टॉपिक कंप्लीट किए हैं। उस टॉपिक के रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर से एक बार हम दिखा रहे हैं टेक्स्ट बुक के। तो इसे आपको आपके नोटबुक के अंदर एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, हम हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ और ये है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम बात करने जा रहे हैं जंगलों के बारे में और जंगल के साथ जुड़ी हुई कुछ वन्य जीवन के बारे में। फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैविक विविधता का सबसे बड़ा अगर जो साधन है तो ये जंगल है और इसीलिए इसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। वन मेजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन एरिया इज द नंबर ऑफ स्पेसीज फाउंड देयर। जंगल ऐसे विस्तार हैं कि जहाँ पर हमें वैविध्यतापूर्ण नंबर ऑफ स्पेसीज मतलब कि कई जातियों के जीव वैविध्यतापूर्ण तरीके से इस विस्तार से मिल सकते हैं। However, the range of the different life forms, bacteria, fungus, ferns, flowering plants, nematodes, insects, birds, reptiles and so on. कितने सारे जीव जंगल में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया और फंगस से शुरू होकर अलग अलग तरीके के फ्लावरिंग प्लांट्स और नेमेटोड्स, इंसेक्ट, पक्षी, अलग अलग तरीके के बर्ड्स, रेप्टाइल्स मतलब कि सरीसृप प्राणी, ऐसे कई सारे जीव हमें इस जंगल में देखने को मिलते हैं। एंड इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और दूसरी बात यह है कि प्रकृति के लिए हर एक का अपना महत्व है। वन ऑफ मेन एम्स ऑफ द कंजर्वेशन इज टू ट्राई एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी वी हैव इनहेरिटेड। देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें जो वारसागत फॉर्म्स में मतलब कि प्राकृतिक वारसागत फॉर्म में ये सारी जो बायोडाइवर्सिटीज़ मिली हैं, ये प्राकृतिक विविधताएं मिली हैं, उस विविधता को हमें सुरक्षित करना है और उस विविधता को हमें आगे बढ़ाना है। एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड स्टडीज सजेस्ट दैट अ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी may lead to a loss of ecological stability। वैज्ञानिकों के द्वारा जो संशोधन हुए हैं, जो प्रयोग हुए हैं इस दिशा में, ये प्रयोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जैसे जैसे लॉस ऑफ द डाइवर्सिटी होती हैं, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों में जो जैव विविधता है, ये विविधताएं जैसे जैसे खत्म होती हैं, उसके साथ साथ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी खत्म होती जाती हैं। मतलब कि भौतिक पर्यावरण संबंधी जो भी स्थिरताएं हैं, ये स्थिरता अपने आप खत्म होती जाती है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये चर्चा को आगे बढ़ाना है। देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स के बारे में। तो स्टेक होल्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ देर के बाद नेक्स्ट वीडियो के द्वारा। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे। आपका धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।